गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने स्टार्ट कर दिया था, आपको सन के पहले वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमें मिल चुका है कि उसके लेयर्स क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, और वो आपको और क्या क्या जो बेसिक फंक्शंस है उसके, कि फ्यूजन क्या होता है, वो कोरोनल इंजेक्शन क्या होता है। कुछ ट्रिक्स भी हमने देखे थे कि इसको याद कैसे रखें, कि मैं फ़ोटो खींचना चाहता हूँ इसलिए फ़ोटोस्फेयर, फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा लेना है तो मैं कहाँ गया, क्रोमा में गया। इसीलिए क्रोमा क्या होता है, टाटा का कंपनी है। क्रोमोस्फेयर, फोटो के बाद क्रोमा, क्योंकि इसलिए फोटोस्फेयर के बाद क्रोमोस्फेयर, क्रोमा के बाद वहाँ पे मैंने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन देखे तो कंफ्यूज हो गया, इसलिए ट्रांजिशन जोन हमारा मतलब ट्रांजिशन और कंफ्यूजन दोनों सेम टाइप का वर्ड है, ठीक है। इसलिए ट्रांजिशन जोन। उसके बाद इवेंचुअली, क्योंकि ये फ़ोन लेने में गया था कोरोना के समय में, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे क्रोमा में लोग आए हुए थे, तो मुझे भी कोरोना हो गया, ठीक है। इसीलिए फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ट्रांजिशन जोन, कोरोना, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज था, और फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ हमने देखे थे पिछले वाले वीडियो में, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम आपको उसी चीज़ को डिटेल में देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें अलग अलग जगह कहीं कहीं काम पे आ सकता है। सिंस इस साल आपको आपको इसरो मून पे भी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की है, सन के लिए भी मिशन जा रही है, तो हम मेंस के पर्सपेक्टिव से ये गेस कर सकते हैं कि हमारा कुछ हिस्सा आपको मेंस में आ सकता है। वो आपको, आप कोई भी स्टेट में हो, यूपीएससी हो, जो भी हो, आपको वहाँ पे एक सेक्शन ये आ सकता है। तो इसलिए कुछ नॉलेज हमें डिटेल्स में भी होने चाहिए कि सन में एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसी को हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को 1.5 के स्पीड में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, आप फिर भी समझ पाइएगा इसलिए आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टॉपिक देख सकते हैं, द सन एंड इट एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, इसको इन्वर्टेड कॉमा में मार के देखिएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपको ये बोलने के लिए है, वहाँ पे एग्जैक्टली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वैसे आपको कलेक्शन ऑफ गैसेज नहीं है। यहाँ पे आपको डिफरेंट सिस्टम है, वो क्या है हम देखेंगे। फोटोस्फेयर क्या है, क्रोमोस्फेयर क्या है, कोरोना क्या है, एग्जैक्टली देखेंगे। ये प्रोसेस यहाँ पे क्या काम कर रही है, इस चीज़ को भी प्रॉपरली देखेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था आपको, कि ये हमारा डिटेल्स होगा, और इस डिटेल्स में हम आपको ये बताते चलेंगे कि ये पार्ट आप मत याद रखिए, क्योंकि ये नहीं आने वाला है, और जब तक ये मैं ना बोलूं आपको जो भी मिलता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला आता है द कोर ऑफ द सन। अगर आपको पुराना क्लास से याद है तो मैंने आपको क्लास में आपको बताया था कि सन को दो टाइप के लेयर में हम लोग डिवाइड करते हैं, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर के आपको क्या क्या पार्ट थे, कोर था, रेडिएटिव पार्ट था, कन्वेक्टिव पार्ट था, ये इनर लेयर था। आउटर लेयर के क्या पार्ट थे, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ट्रांजिशन जोन एंड द कोरोना, ठीक है। तो कोर ऑफ द सन जब हम बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इनर लेयर को पढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं। और ये मैंने आपको ब्रॉडली आपको बोला था कि इनर लेयर प्राइमरीली आपको एनर्जी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, और जो अपर लेयर है वो एनर्जी मैनिफेस्टेशन। मैं ब्रॉडली और मेनली वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर टेक्निकली आप जाके इसको देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी, लेकिन समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर द एक्सट्रीम, अब कोर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। द एक्सट्रीमली डेंस सोलर कोर होल्ड्स अबाउट 50% ऑफ द सन्स टोटल मास, बट टेक्स अप ओनली 1.5% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ऑब्वियसली डेंस है तो आपको ये वॉल्यूम बहुत कम लेगा। यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत कंप्रेस्ड है, ऊपर का सारा जो वेट है आपको इवेंचुअली इसको कंप्रेस कर रहा है, प्रेशर से कंप्रेस हो रहा है, तो ये स्पेस बहुत कम लेने वाला है। और क्योंकि चीज़ जितने डेंस हो जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कॉटन हुआ, उसी की जगह आप एक लोहे का बॉल लीजिए, तो वो भारी होते जाती हैं, तो इसीलिए आपको 50% ऑफ द सन्स टोटल मास, ठीक है। अब फिजिकल कंडीशन इन द सन्स कोर एक्सट्रीम, ऑब्वियसली टेम्परेचर कितना था, अगर आपको थोड़ा याद हो तो हर चीज़ हमने 15 के ये ट्रिक लिया था कि 15 का मल्टीपल जो है वो सन के डेटास को क्वालिफाई करता है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर 15 का मल्टीपल, 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस 15 का, मतलब 1.5 मल्टीपल तो नहीं, आप समझ सकते हैं ना। फिर आपको सन का एज कितना है, तो 4.5, 15 का अगेन 1.5 का मान लीजिए, 15 का नहीं, तो 4.5 बिलियन ईयर्स, तो वो 15 का खेल आपको याद होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। टेम्परेचर इज थॉट टू बी अराउंड, वही देखिए जो अभी मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है। 10 द सन कोर इज अ मिक्सचर ऑफ, ये देखो अभी यहाँ पे ये डिटेल पार्ट आ गया जो हमने पिछले पार्ट में नहीं किया था, कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस केल्विन है, ठीक है। इसको सेल्सियस भी कर सकते हैं आप, मतलब कि कन्वर्जन आप समझते हैं ना, वो आप जानते हो, ठीक है।
अ टेम्परेचर सो एक्सट्रीम दैट एटम्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर, एटम्स यहाँ पे कौन है, प्राइमरीली हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन एटम है और हीलियम है, ठीक है, स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, दस द सन्स कोर इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लाई एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों, अब ये न्यूक्लाई क्या हो गया, तो सिर्फ अंदर वाला पार्ट मतलब प्रोटॉन वाला पार्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो गया, प्रोटॉन हीलियम में आपको रहेगा, हाइड्रोजन में भी रहेगा, न्यूट्रॉन आपको हाइड्रोजन में नहीं रहेगा लेकिन हीलियम में रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट है जो कि अलग अलग होके वहां पे क्रैक होके कोर में कंबाइन करते हैं। द प्रेशर एट द कोर इज परहैप्स 250। देखो ये सब नंबर हमें याद रखना नहीं है क्योंकि ये अलग जगह पहले तो अलग अलग वैल्यू रहेंगे और ये जनरली आपको पूछने नहीं जा रहा, ठीक है। 250, लेकिन एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से बिलियन टाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, 250 टाइम्स नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, 250 बिलियन टाइम्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द अर्थ सरफेस, जितना हमारा प्रेशर, मतलब कि हम अगर वहां गए तो हमारा कचुम्बर बन जाएगा, ठीक है। द सन्स ह्यूज मास डज नॉट कोलैप्स, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब हम जनरली आज तक सुनते हैं कि ग्रेविटी जितना ज्यादा होता है, मास जितना ज्यादा है उतना ग्रेविटी है, ग्रेविटी जितना ज्यादा है तो चीजें अपने में कंप्रेस कोलैप्स करती है। तो फिर सन के पास हम जब बोल भी रहे कि 50% ऑफ द मास है सन का सिर्फ उतने छोटे वॉल्यूम में, तो फिर वो कोलैप्स क्यों नहीं कर रही है? तो कोलैप्स इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि सन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है फ्यूजन रिएक्शन से वो चीजों को बाहर ढकेल रहा है और जो ग्रेविटी है वो चीजों को अंदर खींच रही है। इन दोनों का एक बैलेंस बना हुआ है और इसीलिए सन जो है पर्टिकुलर अपना शेप अक्वायर किया हुआ है, वो कोलैप्स नहीं कर रहा है। जे अब देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था, वो जो फ्यूजन है वो आपको चीजों को बाहर ढकेल रहा है। अब अगर ये फ्यूजन खत्म हो जाए, मतलब कि फ्यूल खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा, ग्रेविटी तो वही रहेगा, मास तो वही रहेगा, तो फिर क्या होगा कि ग्रेविटी जो होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कोलैप्सिंग ऑफ द सन। सन जनरली मरते ऐसे ही है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि हमारा जो आगे टॉपिक आएगा कि हाउ डज द सन डाई, उसमें इसका इंपॉर्टेंट होगा। ये डेथ के बाद सन न्यूट्रॉन स्टार बनता है, ब्लैक होल होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ गए आप। ऑल्सो द सन डज नॉट एक्सप्लोड लाइक, अब ये बताओ, ये बोल रहा है कि हम ये भी बात बोल रहे हैं कि वहां पे हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत तेजी से हो रहा है, एकदम प्रचुर मात्रा में एनर्जी निकल रहा है, तो फिर वो नागासाकी की तरह वो फट क्यों नहीं जा रहा है सन? वो अभी भी कैसे स्टैटिक बना हुआ है, क्योंकि जहां पे ये इवेंचुअली रिएक्शन हो रहा है उसके ऊपर इतना सारा चीज है, जैसे कोर में हो रहा है, उसके ऊपर रेडिएटिव जोन का आपका मटेरियल है। और मटेरियल जब मैं बोलता हूं तो क्या प्राइमरीली प्लाज्मा है, वो आपको जो एटमिक स्पीसीज मतलब क्या होगा, एटम होगा, न्यूक्लाई होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब देखो एटमिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी आप वो उसके स्पेसिफिक में मत भूलिएगा, बिकॉज मैं जब बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में मुझे पता होता है कि मैं यहाँ पे एक लाइन गलत बोल रहा हूँ, ये वर्ड टेक्निकली गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए आपको मैं ये बातें बोल जाता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस होता हो कि आप एग्जैक्टली ना वहां पे चीजों को पुट कर दे कि नहीं नहीं एटमिक स्पीसीज में सर ने इलेक्ट्रॉन में बोला था तो वो उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ऑल्दो वो बात की बात है, चलो हटाओ। तो ये सारी चीज आपको रेडिएटिव जोन में है, फिर कन्वेक्टिव जोन में है, तो ये ऐसी चीजें जो बाहर से ढकेल रही हैं चीजों को, इसीलिए इसको एक्सप्लोड अभी होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्यों ये आपको कोलैप्स नहीं कर रहा है, सिकुड़ नहीं रहा है, क्यों एक्सप्लोड नहीं कर रहा है, दोनों का रीजन आपको मिल गया। अब डेंसिटी एट द सन कोर इज लाइक एक्सट्रीमली हाई, ये हम देख चुके हैं। एट द कोर इट इज अब ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द कोर इट इज द न्यूक्लियर फर्नेस दैट प्रोड्यूस द सन एनर्जी इफ वी कुड सी इनटू द कोर, मतलब कि अब हम कोर में अगर हम देख सके इट वुड अपीयर ब्लैक। ये आपको पीएससी में जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये एक साइंटिफिक बात है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वाइज आपको बोलो कि ये सोचो आप सन जिसको हम लोग सोचते हैं कि वो पूरा पीला चमक रहा है, लाल चमक रहा है, आग की तरह चमक रहा है, वो अंदर में कोर उसका ब्लैक रहेगा। क्यों, ये इंपॉर्टेंट समझना है। सिंस नन ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस देयर लाइज इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। आपने स्पेक्ट्रम, अब विजिबल पार्ट जो होता है वो बस इतना होता है। ये क्या, ये लाइन, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विजिबल पार्ट जिसमें कि आपको सब कलर आ जाएगा, लाल पीला नीला गीला सब आ जाएगा, वो बस इतना छोटा सेक्शन होता है, हम बस इसी चीज को देख पाते हैं। अब अलग अलग जो कैमरा आएंगे जो कि आपको कोई अल्ट्रा वायलेट होंगे, कोई इंफ्रारेड होंगे, वो ये सबको भी देख लेंगे, लेकिन ये हमारा नेकेड आई नहीं देख पाएगा। अब वहां पे जो आपको फर्नेस बोल रहा हूँ, अर्थ के कोर में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो ये सब प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये सब प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो हम लोग देख सकते नहीं है, तो ये हमें
काला दिखेगा बिकॉज इट्स नॉट इन द विजिबल रीजन। तो ये बात आप समझ गए कि ये क्या होता है। अब ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ नहीं है, पिक्चर, ठीक है। इसीलिए ये ब्लैक दिखेगा। सन मेनली प्रोड्यूसेस अब शॉर्ट वेवलेंथ। अगर शॉर्ट वेवलेंथ हम लोग बोलते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। अगर अभी आपको जो मैंने थोड़ा इमेज दिखाया, आपने देखा होगा कि इस साइड वाला जो था वो एकदम क्लोज था, और जितना हम लोग दूर चाहते गए ये बड़ा होते गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ या मोर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या बोल रहा है, सन मेनली प्रोड्यूसेस शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब कि इधर वाला चीज प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग गामा रेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो गामा मतलब कि सन जनरली एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो कैसे एक्सरे में हो रहा है, कैसे वो विजिबल लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी लेस वेवलेंथ वाला पार्ट इधर हो गया, लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ एंड लेस एनर्जी इधर हो गया। मतलब कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सेम होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत लोग इस सब में भी कंफ्यूज हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी से एफ से क्या होता है, फोर्स, ताकत, और फोर्स और एनर्जी को आप थोड़ा सिमिलर समझ सकते हैं कि नहीं। अब फिजिक्स में जाएगा तो सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी, फोर्स, एनर्जी सब एक साथ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उधर सम ऑफ द गामा रेज कोलाइड विद ईच अदर लूजिंग एनर्जी, एज दे लूज एनर्जी दे ट्रांसफॉर्म टू एक्स रेज स्टिल नॉट विजिबल इन द ह्यूमन आई। अब देखो ये लाइन बड़ा प्यारा लाइन है कि गामा रेज अपने में टकराने लगा यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये टकरा रहा है इवेंचुअली तो एनर्जी लूज करता है। अब जैसे आप अगर मुक्का से इसको मारोगे तो इसका भी तो स्पीड स्लो हुआ, इसका भी थोड़ा स्पीड बढ़ा, लेकिन इसका स्लो भी तो हुआ। तो ये टकरा, अभी इसका अगर एनर्जी कम होगा तो ये आपको इधर इस वाले में पहुंचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है, इससे कम फ्रीक्वेंसी इसका है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना एनर्जी। अब एनर्जी कम हुआ तो मतलब यहाँ पे आए हम लोग, और एनर्जी कम हुआ तो यहाँ आए, और एनर्जी कम हुआ यहाँ है। और अगर जितना एनर्जी कम होते जा रहा है तो उतना फ्रीक्वेंसी घटते जा रहा है। मतलब कि अब हमारा गामा रे एक्सरे में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। वैसे ही कुछ और टकराएगा तो अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, कुछ और टकराएगा तो विजिबल में आ जाएगा। आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको सन इवेंचुअली अंदर फर्नेस मूव करेगा। तो ये वाला मैं कोर का हिस्सा हो गया, डेंसेस्ट। आपको क्यों एक्सप्लोड नहीं करता है, क्यों कंडेंस नहीं करता है, ये हमने समझ लिया। और वो अंदर वाला पार्ट काला क्यों है, और आपको इवेंचुअली गामा रेज एनर्जी लूज करके एक्सरे में आता है, एंड स्टिल वो विजिबल वाला पार्ट में नहीं है, इसलिए वो भी हमें नहीं दिखता है, ठीक है। अब आता है रेडिएटिव जोन। हमारा कोर हो गया, रेडिएटिव लेयर के बाद क्या आएगा, तो इसमें देखो एक्सरे, हमने अब क्या बोला था कि गामा लूज करके एक्सरे पे आ गया है। तो अब यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस इन द सन्स कोर ग्रेजुअली वर्क देयर वे टू द सरफेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बड़ा इसके स्लाइड के लास्ट में एक अजीब सा फैक्ट आपको मिलने वाला है। वर्क देयर वे टू द सरफेस ऑफ द सन फॉलोइंग पाथ थ्रू द, ये सब हटाओ। बेसिकली ये लाइन ये बोलना चाह रहा है कि अब एक्सरे इवेंचुअली ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है कि वहां से रेडिएट करके बाहर फेंका है। बस ये लाइन का ये मतलब है। द रेडिएटिव लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोर अबाउट 70% अप द, मतलब कि मान लो कोर ये है और सन का साइज ये है, तो इस सन का 70% कितना होगा, इतना होगा ना। तो मतलब बोल रहा है कि रेडिएटिव यहां से 70% ऑफ द सन तक का इसका एग्जिस्टेंस होता है, ये बता रहा है, ठीक है। मतलब कि काफी बड़ा पार्ट है। द हाइड्रोजन एंड हीलियम न्यूक्लाई एंड अनअटैच्ड इलेक्ट्रॉन, ये कहां से आ जाएगा, अब हाइड्रोजन या हीलियम में से नॉक ऑफ जो किया है इलेक्ट्रॉन, उसको बोल रहा है अनअटैच्ड इलेक्ट्रॉन पॉपुलेट द रेडिएटिव लेयर। यहाँ पे मतलब कि अभी भी चीजें टूट रही हैं, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन स्टेबल हो गया है। इन दिस लेयर सम ऑफ द लूज इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय द हीलियम न्यूक्लाई। अब देखो ये क्या हो रहा है कि हीलियम यहाँ पे देखो 2+ बोल रहे हैं हम लोग, हीलियम 2+ का मतलब क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके निकल चुके हैं, तभी तो यहाँ पे 2+ आया है। अब ये हीलियम 2+ कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब अगर हीलियम 2+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन कर दे तो हम इसको नहीं कह सकते कि हीलियम 1+ हो जाएगा, क्योंकि 2+ कर दे, 2++1 इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होता तो ये 1+ नहीं होगा, मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो हम क्या कहते हैं, हीलियम आयोनाइज्ड फॉर्म हो गया। यही बोल रहा है कि इन दिस लेयर सम ऑफ द लूज इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय द हीलियम न्यूक्लाई। यहाँ पे न्यूक्लाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल चुका है, ठीक है। और टू फॉर्म आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। द रेडिएटिव लेयर बिकम्स फुल ऑफ द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एंड हीलियम। बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पे आपको चीजें हीलियम जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन पकड़ने लगी, तो यहाँ पे आपको हीलियम जो है, मतलब बेसिकली अब चीजें देखो कैसे बनना स्टार्ट हो रही है। अभी तक क्या था कि हाइड्रोजन खाली आपस में बूम 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 हो रहा था, अब यहाँ से हाइड्रोजन से हीलियम होगा, हो सके आगे के लेयर में हीलियम से कार्बन होगा, कार्बन से आपको सिलिकॉन हो जाएगा, मतलब चीजें कैसे बनेंगी यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है।
और ये देखो द रेडिएटिव लेयर बिकम्स फुल ऑफ आयोनाइज्ड हाइड्रोजन। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल चुका, हीलियम एटम, ठीक है, और दिस मिक्सचर ऑफ आयोनाइज्ड हॉट गैसेस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा समझो होता नहीं, लिक्विड, एक फ्लोइंग लिक्विड टाइप का फॉर्म है जिसमें कि आयोनाइज्ड एटम सब रहता है, ठीक है, तो ये आपको प्लाज्मा होता है। डीप इन द रेडिएटिव लेयर एक्सरेज कोलाइड विथ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन होगा? हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, एंड दे चेंज डायरेक्शन, टकराया ऐसे ठक उधर चला गया, इधर टकराया इधर चला गया, ऐसे ये सब अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ईच एक्सरे में ट्रैवल फॉर अ फ्यू मिलीमीटर्स, मतलब कि यहां से यहां चला नहीं कि फिर टकरा गया, फिर टकरा गया, मतलब बहुत ज्यादा टकरा रहा है, ठीक है। द टाइम टू कंप्लीट दिस जर्नी टू द सरफेस, मतलब कि रेडिएटिव जोन से सरफेस तक आने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है इसको। ये देखो, ये अजीब सा बात नहीं है, उससे बड़ा बात है इसके आगे वाला लाइन, एन इनक्रेडिबल फैक्ट गिवन दैट एक्सरेज ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट। ये स्पीड ऑफ द लाइट के चलता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो स्पीड ऑफ द लाइट से चलेगा, ठीक है। अब तब भी वो इतना टकरा रहा है आपस में ना कि उसको सरफेस मतलब फोटोस्फीयर तक आने में उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको जो एक्सरे अभी लग रहा है हाथ पे, मतलब ऑब्वियसली आपको दिखेगा तो है नहीं, और वो मिलियन ऑफ ईयर पहले प्रोड्यूस हुआ, तो ये देखो सोचने में अजीब सी बात है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, मतलब कि हमारा रेडिएशन जोन में हमने बेसिकली क्या देखा कि जो प्लाज्मा था उसमें हाइड्रोजन हीलियम के आयंस वाइंस आने लगे। सनलाइट दैट गिव यू, ये वाला देखो, ये मैंने ये वेबसाइट में पढ़ा था 3-4 अलग अलग में, यहाँ पे कंट्रोवर्शियल व्यू है, तो इसको भी हम लोग काट के चलते हैं कि कुछ वेबसाइट बोलती है कि ऑथेंटिक वेबसाइट, ऑब्वियसली मैं नासा ये सब वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, तो वो बोलती है कि जो आप अभी फील कर रहे हैं वो 10,000 मतलब कुछ बहुत साल पहले हुआ था, और कुछ बोलती है कि नहीं ये गलत इंटरप्रिटेशन है, तो इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, इसको हम हमारे काम का भी नहीं, इसलिए अभी हम इसमें जाएंगे भी नहीं, ठीक है। द बर्निंग टुगेदर ऑफ एक्सरेज इन द रेडिएटिव लेयर रॉब्स देन ऑफ द एनर्जी, कॉन्सिक्वेंटली देयर वेवलेंथ ग्रेजुअली। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि द सनलाइट गिव यू द मोस्ट रिसेंट सनबर्न रिजल्टेड फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टुक प्लेस परहैप्स इतना ईयर्स अगो डीप। वही जो मैं अभी बात बोला, ये अभी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको हटा दो। द बम्पिंग टुगेदर ऑफ द एक्सरेज, वहां पे कोर में क्या हो रहा था? बम्पिंग टुगेदर ऑफ द गामा रेज, यहाँ पे अब एक्सरेज कर रहा था, अब ये भी अगर बम्प करेगा तो अगेन ये भी एनर्जी लूज करेगा, अब जैसे ही लूज करेगा तो हम लोग विजिबल रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन द रेडिएटिव लेयर रॉब्स देम ऑफ द एनर्जी, जितना एनर्जी कम होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा, जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा हम लोग विजिबल की तरफ मूव करते जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली देयर वेवलेंथ ग्रेजुअली इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ उल्टा होता है, ठीक है, एज दे मूव टुवर्ड मोर कन्वेक्शन जोन फाइनली बिकमिंग विजिबल लाइट। मेन ये प्रोसेस आपको मैं समझाना था कि कैसे एनर्जी सब लूज कर करके इवेंचुअली विजिबल लाइट की तरफ मूव कर रही है, ये बातें आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे एनर्जी ज्यादा है कितना एनर्जी कम है, ये वाला बात करके, तो आप ये सोच के देखो कि एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा, एक्सरेज का ज्यादा रहेगा कि रेडियो वेव्स का। अब एक्सरेज में आपने सुना है कि आप जब छाती पे एक्सरे लेते हैं तो बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, वो आपके सेल को डैमेज कर सकता है, तो ऑब्वियसली कोई चीज डैमेज तभी करेगा ना जब उसमें एनर्जी रहेगा, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब इधर वाला पार्ट आपके पास एनर्जी रहेगा, देखो समझने के लिए तो बस आपको ये बोलना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, लेकिन लोग को याद नहीं रहता, मैंने देखा है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सरे को रेफरेंस लो, अगर इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके जो भी इधर जाएगा, अब रेडियो आप कान पे लगा के सुनते हैं, अगर ये घाटा वाला होता, एनर्जी वाला होता, तो फिर या आपको ये दिक्कत नहीं करता, ये दिक्कत नहीं करता, इसीलिए तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एनर्जी कम है, ठीक है, तभी तो हम कान पे लगा के सुन रहे हैं। तो रेडियो वाला चीज हो गया, रेडियो वेव्स कम एनर्जी, और एक्सरेज वाला चीज हो गया ज्यादा एनर्जी, क्योंकि वहां पे हम प्रिकॉशन लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में जो सीक्वेंस है आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है गामा रेज, यहाँ पे देखो डेंजर वाला साइन है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड माइक्रोवेव, तो एनर्जी हमारा घटते जा रहा है, ठीक है। अगर इसी में बोले कि वेवलेंथ क्या होगा तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखो विजिबल लाइट बस इतना सा पार्ट है, इसमें आपको स्पेक्ट्रम है पूरा जो हमें लाइट दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये मतलब कि हमारा आपको कोर में हमने देखा कि कैसे वो काला था, कैसे वो जनरेट कर रहा था एनर्जी, और फिर कैसे वो गामा रेज एक्सरेज में जाता है, वो हमें दिखता ही नहीं है क्योंकि वो आपको विजिबल रेज में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। हमने रेडिएशन में देखा कि कैसे बहुत ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, वहाँ पे प्लाज्मा जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो पार्टिकल्स है
वो उससे लाइट एक्सरे टकरा के इवेंचुअली एनर्जी लूज करना शुरू कर रहा है और वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द विजिबल साइड। ये अभी तक हमारा पार्ट आ चुका है कहाँ पे, रेडिएशन वाला में। अब देखते हैं रेडिएशन के बाद कन्वेक्शन आता है, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन लेयर, ठीक है। तो फाइनली द फोटोन अराइव एट द कन्वेक्शनल लेयर इतना किलोमीटर बिलो द सन सरफेस। बिलो द मतलब कि सरफेस के अब हम लोग नीचे से नाप रहे हैं, कोर से ऊपर नहीं नाप रहे हैं, ठीक है। ये सब नंबर याद नहीं रखना, ऑल्दो आपको पता ही है 15 का पहाड़ा आपको सन में हर जगह, तो उसके हिसाब से, लेकिन नंबर याद नहीं रखना, ठीक है। मेन आपको क्या देखना कि ये है कि फोटोन अराइव एट द कन्वेक्शन लेयर बिलो द सरफेस वेयर द टेम्परेचर आर स्लाइटली लेस देन 1 मिलियन केल्विन। हेयर न्यूक्लाई आर एबल टू होल्ड ऑन टू द इलेक्ट्रॉन। ये मेन आपको बात बताना था। अभी तक क्या हो रहा था कि चीजें बार बार टूट रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था, प्रोटॉन टूट जा रहा था, ये सब। यहां पे क्या हो रहा है कन्वेक्शन में कि आपको इलेक्ट्रॉन अब उसके एटम में इवेंचुअली जुटना शुरू हो जा रहा है, मतलब कि उसको तोड़ नहीं पा रहा, उतना एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहां बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि हर जगह हो रहा है, लेकिन बहुत सारे पार्ट में ये हो रहा है, ठीक है। With reduced energy, the light is absorbed by the gaseous atom in the convection cell, which hold on to the it rather than bouncing it off। मतलब कि वही जो एनर्जी जो था अब वो उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, वो उसको तोड़ नहीं पा रही है, ठीक है। अब these atoms effectively block the outward flow of the sun energy by absorbing। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो शुरू में हमें काला दिख रहा था ना, वो इसलिए दिख रहा था कि वो आपको गामा रेज था, वो हमारे विजिबल पार्ट में था नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्दो हमने रेडिएशन वाला में देखा कि वो एक्सरेज टकरा टकरा के एनर्जी लूज कर रहा है और आपको विजिबल की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि यहाँ पे क्योंकि जो एटम्स है वो टूट नहीं रही है, तो ये एब्जॉर्ब कर ले रही है। जब एब्जॉर्ब कर लेंगी तो हमारे पास फिर लाइट कुछ बचता ही नहीं है कि हमारे तक पहुंच सके, तो फिर अभी भी ये डार्क है। तो ये जो प्रॉब्लम था कि अंदर वाले लेयर हमें दिख ही नहीं रहे हैं, वो अलग अलग कारण के कारण हमें चीजें नहीं दिख रही है। आपको कोर क्यों नहीं दिख रही है, वो गामा रेज की तरफ मूव करता है जो विजिबल में नहीं है। आपको रेडिएशन क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि वो मैक्सिमम एक्सरेज है, लेकिन कुछ लेयर जो अपर पहुंचते हैं वो दिख सकता था लेकिन वो नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जो एक्सरेज इवेंचुअली टकरा रहा आपस में, वो एनर्जी लूज करके वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब हमारा कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि जो एटम था वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली जो भी एक्सरेज आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इवेंचुअली हमारे पास विजिबल नहीं आ पा रहा, तो ये भी काला है, ठीक है। दीज एटम्स इफेक्टिवली हो गया कन्वेक्शन करंट लाइक दीज ऑब्जर्वेबल इन द वार्मिंग लिक्विड। ये वही बता रहा है कि ये ठीक उसी टाइप से होता है जैसे कि हमने पानी गर्म करते हैं, वो चीजें ऊपर जाती हैं और फिर वो नीचे गिरती हैं, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती हैं। ये हम देखेंगे ये कैसे काम करेगा, ठीक है। एज द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस दैट हैज एब्जॉर्ब, अब जो H2 था या हीलियम तो एब्जॉर्ब कर रही, तो इसका तो टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, तो एब्जॉर्ब एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द कन्वेक्शन सेल इंक्रीजेज एंड द गैस एक्सपैंड्स। अब क्या था, अभी तक तो प्रेशर के कारण पूरा बहुत कंडेंस था, अब ये एक्सपैंड करना शुरू हो गया, ठीक है। अब अगर जितना एक्सपैंड करेगा उतना कम डेंस होगा, क्योंकि डेंस तो हमेशा इकट्ठा वाला चीज होता है। दीज बंडल्स ऑफ, जितना एक्सपैंड करेगा ना तो चीजें ऊपर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। वही बोल रहा कि ये अब ऊपर जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, एट द टॉप ऑफ दिस लेयर ये रेडिएट अवे देयर एक्सेस एनर्जी। अब ये नीचे से ऊपर आया था, अब यहाँ पे चीजें को तो अपना जो एक्सेस एनर्जी है वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है। अब एक्सेस वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने कुछ एब्जॉर्ब किया, उस एब्जॉर्प्शन के कारण ये मूव किया ऊपर। अब ये मूव करने के बाद अभी भी तड़पड़ा रहा है, तो ये जो तड़पड़ा रहा है ये आपको अपना एनर्जी लूज करता है। कैसे, बिकमिंग कूलर एंड डेंसर एंड देन सिंकिंग, मतलब कि ऊपर गया, यहाँ पे तड़पड़ा था, अब लूज किया एनर्जी अपना बहुत सारा, और अगर लूज किया तो ये एनर्जी खत्म होने लगा, तो फिर नीचे गिरने लगा और यहाँ पे डेंस हो गया। तो बेसिकली ये साइकिल बन गया, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फोटो दिया गया है, ये इसी टाइप का साइकिल है कि सन का ये आपको रेडिएटिव पार्ट है, कन्वेक्टिव पार्ट है, ये आपको यहाँ से राइज कर रहा है और यहाँ पे बहुत एनर्जी है, फिर लूज करके यहाँ से ऐसे गिरने लगा, ठीक है। ये आपको, अब देखो इस बात को ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये सब चार्ज्ड पार्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सब चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब अपने सन का मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट भी आ रहा है। अगर आपने थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा है तो जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंटली बिहेव करता है, उस पर लॉरेंस फोर्स लगता है। वो लॉरेंस फोर्स क्या है क्या नहीं उसके हमें अंदर नहीं जाना, बस इतना जान रखिएगा कि ये इस पे फोर्स लगेगा, इसका क्या इंप्लीकेशन है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये लेयर के बारे में अगेन बात है, ये अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। एट द सरफेस बिटवीन द कन्वेक्शन लेयर एंड द फोटोस्फीयर, ठीक है, मतलब कि
यहाँ पे कन्वेक्शन उठ के यहाँ जा रहा है, जो कि यहाँ पे ये दिखाया गया, ठीक है। द फोटोस्फेयर, द गैस इज वेरी टर्बुलेंट राइजिंग अप द सेंटर, जो भी हमने बात किया वही। ये सब सुपर ग्रैन्यूल सब नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोसेस गोइंग ऑन एट द सेल बाउंड्रीज वेयर प्लाज्मा विद, अब देखो ये क्या बता रहा है कि ये ऑपोजिट जो है, ये वाला चीज इससे ऑपोजिट है, ये मीट कर रहा है, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि अब देखो इसको मैं टोटली अगर समराइज कर दूं तो आप इस बात को ऐसे समझो कि अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज चार्ज पार्टिकल मूविंग आपको अलग अलग डायरेक्शन, ये बोल रहा है कि प्लाज्मा विद ऑपोजिटली ओरिएंटेड मैग्नेटिक फील्ड कोलाइड एंड where the magnetic energy is converted into motion, although it may have taken radiation millions of year to, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने रेडिएशन जोन में देखा था कि आपको ये जो वहाँ का एक्सेस था उसको कन्वेक्शन जोन में आने में आपको लगभग मिलियन या कुछ साल लग गया, लेकिन कन्वेक्शन वाला जोन में आपको चीज़ों को राइज करने में बस महीने लगते हैं, ठीक है। मतलब कि वो सरफेस पे तुरंत आ जाता है। अब फोटोज मतलब कि कन्वेक्शन लेयर में हमने आपको इंपॉर्टेंट क्या देखा कि इसमें एक कन्वेक्टिव सेल है जो कि आपको चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन द पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंस हमने देखा। बस इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसका आपको पता चलेगा बाद में, जब हम लोग कोरोना मास इंजेक्शन ये सब पढ़ेंगे, इजेक्शन पढ़ेंगे, तब हम इसको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। फोटोस्फेयर क्या है ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में किया हुआ था, तो इसको फास्ट करेंगे कि आपको लोवेस्ट लेयर जो कि सन का हमें दिखता है, इंपॉर्टेंट लोवेस्ट लेयर पे मत चल जाएगा, जो दिखता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दैट ऑब्जर्व डायरेक्टली, ठीक है। द टर्म फोटोस्फेयर ऑब्वियसली स्फीयर ऑफ लाइट, कि ये दिख रहा है। अब अभी तक हम लोग क्या एक्सरे गामा में डील कर रहे थे, जो कि हमें दिख नहीं रहा था, एनर्जी तो वो भी है लेकिन वो दिख नहीं रहा था, लेकिन ये एक ऐसा एनर्जी है जो विजिबल रेंज में आ गया और वो हमें दिखना शुरू हो गया, ठीक है। द टर्म फोटोस्फेयर मींस ये हो गया इट टेक्स अबाउट 8 मिनट सनलाइट फ्रॉम द फोटोस्फेयर, ये तो हम जानते ही हैं। द टेम्परेचर ऑफ द, ये वो कहीं पे आपको ये दिया रहता है 5500 एवरेज, तो ये आप एवरेज मान सकते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं जानना है। फोटोस्फेयर सिग्निफिकेंटली कूलर, ऑब्वियसली ये हमें पता है। द सन फोटोस्फेयर इज, ये अगेन डिस्टेंस मत याद रखिएगा, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कंपेयर किया हुआ है कि कितना पतला कंपेयर टू अदर सन का जो डायमीटर है, तो ये वाली बात है। सिंस द सन इज अ बॉल ऑफ अ गैस विथ नो सॉलिड डिफरेंशियल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आ सकता है कभी कभी कि सन का जो सिंस एक बॉल है, वो एक सॉलिड मास तो है नहीं कि एक साथ घूमेगा, तो जो उसका इक्वेटर है, उसका पोल्स है, वो अलग अलग स्पीड से नाच रहा है, मतलब कि इक्वेटर पे जो गैस है वो उसका स्पीड अलग है और पोल्स पे अलग है। तो सिंस द सन इज अ बॉल ऑफ अ गैस with no solid form, different region rotate at the different speed, इक्वेटोरियल स्पीड अपना रोटेट करता है 24 दिन में, ये क्या हो गया, हाँ 24 दिन में, while the polar is 3, मतलब कि पोलर आपको ज्यादा दिन लेता है। फोटोस्फेयर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ सोलर फ्लेयर्स, ये क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए इसको हम लोग जैसे बोलता है कि टंग ऑफ फायर, इसमें क्या होता है कि बस समझिए आग ऐसे फेंक दी, जैसे वो करता है ना वो वाला देखा ना, वो कैसे इजेक्शन होता है उसमें आग, जस्ट वही चीज है आपको, ये सोलर फायर होता है, ठीक है। अब यही अगर मान लो जो वो फेंकने वाला होता है वो ऐसे टर्न होके आपको फिर से सन पे आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा CME, आपको कोरोनल मास इजेक्शन। अब वो टर्न होके क्यों आता है, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। लॉरेंस फोर्स मैंने आपको बताया था, तो कहीं ना कहीं आप उसमें सोच सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, तो क्या कुछ उसके कारण हो रहा है क्या, आप सोच के देखिए, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स प्रोड्यूस बर्स्ट, ये वही बता रहा है कि ये जो फ्लेयर है इसमें आपको एक्सरे भी होता है, अल्ट्रावायलेट भी होता है, मतलब सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के भी चीजें हैं, ठीक है। अब ये आप फोटो ये क्या बता रहा है, ऑब्वियसली कन्वेक्टिव, जो पहले था आपको रेडिएटिव कन्वेक्टिव, तो उसके ऊपर लाई करता है, ये बता रहा है। समवॉट डिफिकल्ट टू डिफाइन, इसका लिमिट जो है, क्योंकि सारी चीजें गैस, तो गैस में रिजिड बाउंड्री नहीं होता है, इसलिए इनको डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। टेम्परेचर इन द इज लोअर देन द कन्वेक्टिव, ऑब्वियसली क्योंकि दूर जा रहा है, ऑब्वियसली मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी जस्ट उल्टा होने वाला है। द गैशियस एटम नो लॉन्गर ब्लॉक्स रेडिएटिव, ये कहाँ हो रहा था हमारे, ये हो रहा था आपको, देखिए इस चैप्टर को जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, कुछ चीजों को याद नहीं रखना है, आपको समझने के लिए जो याद रखने वाला था ना, वो हमारा वीडियो में जो मैंने पहला या दूसरा आपको वीडियो किया था उसमें आपको बता चुका हूं कि आपको याद क्या रखना है। ये चैप्टर आपको बस समझने के लिए कि अगर कल को मेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो चीजों को आप कैसे कुछ अपने हिसाब से लाइन ले सकते हैं कि क्या समझाऊं वहां पे, ठीक है। तो गैशियस एटम नो लॉन्गर ब्लॉक रेडिएटिव एनर्जी एज द हॉट एटम्स कूल, दे रिलीज
देयर एक्सेस एनर्जी वंस अगेन एज अ रेडिएशन इन द स्ट्रीम्स ऑफ स्पेस। मतलब ये बता रहा है कि अब देखो जैसे मैंने क्या बोला, फोटोस्फीयर का टेम्परेचर घट चुका है कंपेयर टू किसके, कन्वेक्शन जोन के। अब अगर टेम्परेचर घट रहा है तो मतलब पक्का एनर्जी लूज कर रहा है। अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, यही हमारे पास आ रहा है कि एज अ लाइट एंड हीट एनर्जी हम यहां से ले रहे हैं, जो कि ये अपना एनर्जी लूज करके हमें दे रहा है। ठीक है, फिर इट इज हियर दैट वी फाइंड इजिली ऑब्जर्व, वही सन स्पॉट वाली बात मैं बता चुका हूं आपको कि क्योंकि सन स्पॉट हमें दिखता है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑन द फोटोस्फीयर होगा, बिकॉज फोटोस्फीयर इज द फर्स्ट लेयर जो कि हमें दिखना शुरू होता है। सन स्पॉट्स कम एंड गो इन रेगुलर साइकिल्स। अब ये 11 ईयर साइकिल होता है, ये आप जान सकते हैं, आ सकता है क्वेश्चन में। इनका जो साइज होता है ये भी वेरी करता है, ये कभी कभी बहुत लंबा होता है, एक ग्रुप में आता है जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, समझ रहे हो ये कितना ज्यादा, मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में होता है। तो सन स्पॉट फोटोस्फीयर पे होता है, 11 साल का साइकिल होता है, और आपको ये ग्रुप में आता है, स्प्रॉल में आता है। अब सन स्पॉट मैंने आपको समझाया था पिछले बार कि इसका टेम्परेचर कंपेयर टू अपने बगल वाले एरिया के कंपेयर में कम होता है, इसीलिए कम होता है, तो ये कम ब्राइट दिख रहा है और इसीलिए आपको ये थोड़ा डार्क होता है। डार्क होता है तो आपको ये आपको सनस्पॉट हो गया। अब देखे, अगर सोच के देखो तो ये क्यों होता है, तो अब आपको जो मैंने कन्वेक्शन वाला बताया था कि वो इंपॉर्टेंस उसका क्या है, चलो अभी हटाओ उसको, जब सनस्पॉट प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, दे लुक डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन द सराउंडिंग सर्फेस, ही हो गया। सनस्पॉट्स आर थॉट टू बी अराइज फ्रॉम द टेम्परेरी इनिबिशन। ये यही लाइन में अभी आपको बताना चाह रहा था, लेकिन फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि जो सब सारे चार्ज पार्टिकल है, जो भी नीचे से एनर्जी आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन, इसी में तो टेम्परेचर है। अब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट बिहेव करते हैं। मान लो किसी साल मैग्नेटिक फील्ड, ये किसी को पता नहीं, ये सब एक्सपेक्टेशन है, मैं भी आपको बता रहा हूँ, साइंटिस्ट भी यही बताएंगे कि आपको किसी साल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बिहेव करता है कि चार्ज पार्टिकल ऊपर नहीं जाने दे रहा है या कम जाने दे रहा है, तो वहां पे कन्वेक्शन सेल कम हो गया, कन्वेक्शन सेल कम हो गया, हीट कम ट्रांसफर हुआ, तो वहां पे टेम्परेचर नीचे गिर गया, टेम्परेचर नीचे गिर गया तो वो एज अ सन स्पॉट दिखने लगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इफ अ कन्वेक्शन करंट इज प्रिवेंटेड, यही मैं बोल रहा था, प्रिवेंटेड फ्रॉम कैरिंग इट्स लोड ऑफ थर्मल एनर्जी टू द surface सर्व्ड बाय दैट करंट विल कूल एंड सन स्पॉट विल अपीयर। ठीक है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट था, याद समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है द क्रोमोस्फेयर। ठीक है, अब ये फोटो देख लो एक बार कि ये क्या होगा, बताओ तो, ये सन स्पॉट लिख रहे हो तो ये हमारा फोटोस्फेयर होगा। ठीक है, अब क्रोमोस्फेयर क्या है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, उससे ऊपर प्रोमिनेंस, प्लेग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब ऑलमोस्ट सेम चीज है, अलग अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए सबके अलग अलग नाम है। ठीक है, द लेयर अबव द फोटोस्फेयर इज क्रोमोस्फेयर एमिट्स रेडिश। ये रेडिश क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बर्न होता है। ठीक है, अब क्योंकि देखो इस बात को सोचो कि हम लोग गामा रेज, एक्स रेज, ये सबसे ऊपर आ चुके हैं, अब हम लोग विजिबल रेज जोन में। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सब आपको एक्सरे गामा नहीं रिलीज कर रहा है, लेकिन ये विजिबल भी कर रहा है, ये आपको मेन जानना है। ठीक है, बट द रेड रिम कैन ओनली बी सीन, ये क्या, किसके बारे में, क्रोमोस्फेयर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स के बारे में वहीं पे, मतलब सोलर एक्लिप्स में ही हम लोग देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि जो फोटोस्फेयर से जो निकलता है लाइट, वो इतना ब्राइट और इतना विजिबल लाइट, विजिबल सेक्शन डोमिनेटेड होता है कि जो ये वाला, जैसे मान लो क्रोमोस्फेयर तुमको 10% विजिबल निकाल रहा है, 80%, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, गलत भी हो सकता है यहाँ पे, आपको गामा निकाल रहा है या एक्सरे निकाल रहा है। ठीक है, तो वो 10% बहुत फेंट है, लेकिन फोटोस्फेयर मान लो 70% विजिबल निकाल रहा है और 30% आपको दूसरा रेज निकाल रहा है, नॉन विजिबल वाला, तो ज्यादा हमें क्या दिखेगा, फोटोस्फेयर दिखेगा, क्योंकि वो ब्राइट है। ठीक, जैसे ये इसको उस तरीके से समझो कि वो जो क्रिकेट में होता है ना, वो हेडलाइट, उसके आगे अगर हम लोग जला दे आपको वो 15 वॉट का बल्ब, तो आपको दिखेगा क्या, भले वो 15 वॉट का बल्ब उस हेडलाइट के आगे है, लेकिन दिखेगा आपको वो हेडलाइट, क्योंकि वो इतना ब्राइट है। तो यही बातें यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, ये हो गया। एट अदर टाइम्स लाइट फ्रॉम द क्रोमोस्फेयर इज यूजुअली वीक, यही जो मैं आपको बता रहा था अभी, 10 वॉट वाली बात है, वो यही वाला बात है। ठीक है, क्रोमोस्फेयर प्ले मेन रोल, ये क्या करता है, इवेंचुअली आपको कंडक्ट कर रहा आगे वाले लेयर को हीट, क्या आपको कोरोना को, वो कोरोना क्या है हम देखेंगे। ठीक है, द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन द क्रोमोस्फेयर स्केप। अच्छा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदमी को फोटोस्फेयर के बारे में पहले ही पता चला था, लेकिन क्रोमोस्फेयर के बारे में बाद में पता चला। ये ऑब्वियस ही बात है कि आपको हेडलाइट के बारे में पहले पता चलेगा और क्रोमोस्फेयर के बारे में बाद में, क्योंकि वो दिखता ही नहीं था, वो तो अब नए नए इक्विपमेंट आ गए, इसीलिए हमें दिखने लगा, और हम इसको और भी अपने नए नए स्पेस क्राफ्ट से इसके बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, इसीलिए इसको देखते हैं। होस्ट ऑफ अ ट्रांजिएंट एक्सोटिक स्ट्रक्चर, ये आपको देखो
जो क्रोमोस्फेयर पे ये सब चीज हो रहा है, ये हमें नहीं जानना, ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं बस एक समझो स्प्यूइंग ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ एनर्जी है, बस अलग अलग शेप, अलग अलग ढंग, अलग अलग कॉज है, इसलिए उसके अलग अलग नाम है। तो ये आपको यहाँ पे डेफिनेशन इसका एक्सपिक्यूल्स का दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्रोमिनेंस, इसमें क्या है, सम ऑफ विच आर स्पेक्टेकुलर ब्राइट लूप्स, प्रोमिनेंस में बस ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हॉट गैस दैट वही आग, वही जो होता है ना ऐसे शेप बन रहा है, ये मेन आपको प्रोमिनेंस हो गया। और फिर इसका जो साइज होता है, विथ होता है, अर्थ कितना बड़ा होता है, ये सब बातें बताई जा रही है। कैन यू इमेजिन, लाइक सीरियसली सोच के देखो यार कि ये सन है और ये अपना अर्थ है, इस पे जो तूफान निकल रहा है वो अपने अर्थ के बराबर है, तो कितना बड़ा होता होगा ये सब। और ये प्लेग्स क्या है, ब्राइट क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर दैट फाउंड ओवर द विसिनिटी ऑफ द सन स्पॉट। मतलब क्लाउड कहाँ से आ गया, बेसिकली चार्ज गैसेज जो है था वहां पे धुंधला धुंधला कुछ बना दे रहा है, तो इसको हम लोग प्लेग कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमने वो पढ़ ही लिया। प्रोमिनेंस, एक स्पिक्यूल्स क्या था, अबंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड स्ट्रीम्स ऑफ हॉट गैसेज, ये बस ऐसे फेंका रहा है, वो वाला चीज है, ठीक है, लूप नहीं है इसमें, ठीक है। देखो ये जो है, ठीक है, ये इस सन से यहाँ आ रहा है, एक लूप बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हो फिगर, तो ये आपको लूप वाले बात है यहाँ पे, आगे और भी फिगर मैं दिखा दूंगा तुम्हें। फिर ये कोरोनल मास इजेक्शन, CMEs, कोरोनल मास इजेक्शन, ये क्या है भाई, तो ejection and flares which typically begins at the loop that explodes within a few hours and spews all sorts of solar basically वही है कि ये आपको एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लूप, और कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। दिस रेडिएशन अराइव्स एट अर्थ 8 मिनट्स, अब वहां से फेंका तो 8 मिनट लगता है। और ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि चार्ज पार्टिकल हमें फेंक रहा है, तो ये हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो है गैसेस है। अब चार्ज पार्टिकल पास तो एनर्जी है, अब गैसेस हमारे अर्थ में आएगा, टॉक से नॉक करेगा और उस गैस को खत्म कर देगा। अब गैस को खत्म करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को तोड़ दिया, अब ऑक्सीजन टूट गया तो फिर हम सांस क्या लेंगे। तो इस सेंस में ये बता रहा है कि डिसरप्ट करता है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को, आयोनाइज करता है, ठीक है। अब ये कैसे बचता है, तो उसमें अपना बहुत अच्छा रोल है मैग्नेटोस्फेयर का, अपने अर्थ में मैग्नेट नहीं रहता, तो वो उस चार्ज पार्टिकल वहीं पे अगेन लॉरेंस रोल फोर्स वाला काम आ गया, उसको पहले छितरा देता है, तो वो अपने अर्थ के गैसेस को उतना स्ट्रांगली अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। ये देखो ये CME है जो लूप बना रहा है और वही अलग अलग तरीके से फेंक रहा है। ये हेजी इसलिए क्योंकि ये फोटो सभी ऐसा आता है, ठीक है। फिर आता है दिस कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई एनर्जी प्रोटॉन्स दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर एनी एस्ट्रोनॉट हैपन टू बी इन द वे। अब मान लो हम लोग मून पे जा रहे हैं, जैसे आर्टेमिस है, आर्टेमिस को नासा भेजने वाला है और एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, उसी समय CME हो गया, ठीक है। तो फिर वो जो चार्ज पार्टिकल है वहां, तो जो एस्ट्रोनॉट है उनको तो मैग्नेटोस्फेयर नहीं मिलने वाला है, तो वो फिर इस चार्ज पार्टिकल के विसिनिटी में आ जाएंगे और फिर उनके साथ काफी डेंजरस सिचुएशन बन सकता है। फाइनली आफ्टर 1 or 2 days द अर्थ इज स्लैम्ड, मतलब जब निकला है उसके बाद मैग्नेटिक शॉक वेव आता है, पहले प्रोटॉन का आया था फिर मैग्नेटिक आया, ठीक है। अब ये भी आपको अलग दिक्कत करेगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले जो इक्विपमेंट है उसको डिस्टर्ब करेगा। ये टेम्परेचर बता रहा है, ये उतना काम नहीं कि कितना हॉट होता है क्या नहीं होता है, उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है। इफ द पावर, वही बता रहा है कि इवेंचुअली क्या करता है, इवेंचुअली हार्डनेस की उस पावर को अगर हम लोग हार्डनेस कर ले तो एकदम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, ये सब यहाँ पे बातें हो रही है, ठीक है। फिर इन कॉन्ट्रास्ट टू द डेंस प्लाज्मा इन द सन लोअर रीजन द प्लाज्मा ऑफ द सन एटमॉस्फेयर इज डाइल्यूट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम अभी तक जो कोर में क्या था कि हाइड्रोजन, हीलियम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब बहुत डेंस था। अब जितना हम ऊपर चलते जा रहे हैं ये बहुत रेरिफाइड है, सब छितरा हुआ है, बहुत फैला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। एंड अनेबल टू कंटेन द इमेंस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन, ठीक है। फिर रादर देन मैग्नेटिक फील्ड डिक्टेट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब अंदर में क्या था कि आपको चीजें आपको जुटी हुई थी, अब ये यहाँ पे इतना अलग अलग हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इसका वहां पे एग्जिस्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको गाइड करने लगता है। तो आप देखना वो लूप क्यों बन रहा है, आंसर आपको यहां से मिलता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर गया और फिर अचानक से फिर लूप होकर नीचे आ गया, ठीक है। द लूप प्रोमिनेंस फॉर एग्जांपल आर ऑब्जर्व व्हेन प्लाज्मा इज कैप्चर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड बेंट बैक टू द क्रोमोस्फेयर, ठीक है। वही जो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है।
फिर आ गया द कोरोना। ये क्या है, ये आपको, ये यहाँ कोरोना का तो सबसे मेन फीचर क्या है कि ये आपको बहुत गर्म है, और इसका रीज़न भी सबको ठीक से पता नहीं है कि ये इतना गर्म क्यों है। जो एक्सपेक्टेशन है ये कि आपको एक्सपेक्टेशन मतलब एज एक थ्योरी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन के कारण ये गर्म होता है। इंटरैक्शन वर्ड का क्या मतलब है किसी को नहीं पता, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, हो सके एकदम जो हाई क्लास आपको हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट होंगे उन्हें थोड़ा बहुत पता भी होगा, तो आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अभी साइंटिस्ट कम्युनिटी भी इस चीज़ में काफ़ी डिस्प्यूटेड है। पूरा रिसर्च जो होता है वो इसी बेसिस पे होता है कि कोरोना जो कि सन से दूर जाते जा रहा है फिर भी इसका टेम्परेचर इतना हाई क्यों है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एक्सपेक्टेशन टेम्परेचर ऑफ द स्टेटली इंक्रीजेस, ठीक है, मिनिमम इतना द क्रोमोस्फेयर टू मैक्सिमम इतना एट द क्रोमा, मतलब क्रोमोस्फेयर पे कम था और कोरोना में ज्यादा हो गया, मिलियन हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरोना में जानने वाला पार्ट की सेकेंड हॉटेस्ट पार्ट है। सबसे हॉटेस्ट क्या होगा, कोर जो एकदम कंडेंस था, दबा हुआ था। उसके बाद सबसे हॉटेस्ट कौन है, जो सबसे रैरिफाइड, जो एकदम ऊपर है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हाउ इज इट पॉसिबल टू हीट फॉर द हीट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ कूलर बॉडी। ये देखो यहाँ पे दूसरा है कि थर्मोडायनेमिक्स उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपको कोरोना के नीचे जो है आपको वो है क्रोमोस्फेयर, वो ठंडा है। तो ठंडा से कोई चीज गर्म कैसे हो रहा है, मतलब समझ लो गर्म से ठंडा होता है कोई चीज ना, वो ठंडा से गर्म हो रहा है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स को उल्टा कर रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ऑल्दो द एस्ट्रोफिजिसिस्ट आर अनसर्टेन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द एनर्जी, यही मैं बोल रहा था कि अभी ठीक से पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है। कैसे हो रहा है ये हमारे स्कोप के बाहर है, ठीक है। फिर द इनक्रेडिबली डाइल्यूट सुपर हीटेड गैसेस ऑफ कोरोना रीच मिलियंस ऑफ माइल्स इनटू द स्पेस। ये दूसरा लाइन, सेकंड हॉटेस्ट और दूसरा की मिलियंस ऑफ माइल, मतलब कि समझो कि अर्थ के बियॉन्ड, जुपिटर के बियॉन्ड, सैटर्न के बियॉन्ड ये कोरोना हर दूर तक जा रहा है, ठीक है। फिर आपको टोटल एक्लिप्स शोज कोरोना एज अ ल्यूमिनस वाइट, जो कि हमने आपको पिक्चर में देखा था जब हम लोग कोरोना वायरस को इससे कंपेयर कर रहे थे। कोरोना ग्लोज ड्यूरिंग एन एक्लिप्स बिकॉज लाइट फ्रॉम द फोटोस्फेयर बाउंसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द कोरोन प्लाज्मा। जैसे कोरोना में कि इवेंचुअली क्या हो रहा कि है तो चार्ज पार्टिकल जो फेंका रहा है, अब फोटोस्फेयर को मून ने ढक लिया। अब फोटोस्फेयर का जो एनर्जी है उस चार्ज पार्टिकल पर टकरा के इवेंचुअली उसको चमकाने लगा। चमका क्यों रहा? बिकॉज पीछे बैकग्राउंड अंधेरा होगा। चमका पहले भी रहा था लेकिन उस समय हमें दिखता नहीं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो था वो इतना चमक रहा है, तो इसीलिए अब दिखना शुरू हो गया, ठीक है। द शेप ऑफ द कोरोना, ये शेप हटाओ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड उसको असर कर रहा है इसीलिए वो कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, कहीं पे फोर्स के कारण वो एक स्पाइक वाला चीज ले रहा है। तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। और फिर शेप हो गया, कलर हो गया, और यही वाला जो जैसे ये वो हो गया, एक्लिप्स हो गया। अब ये कोरोना जो एजेक्शन सब सन से निकल रहा था ना, ये क्या बेसिकली चार्ज पार्टिकल था। अब पीछे से फोटोस्फीयर से जो आ रहा है एनर्जी वो इसको टकरा के इसको लाइट दे रहा है इवेंचुअली। लेकिन ये पहले भी दे रहा था, लेकिन पहले ये काला जो था ना ये नहीं था, इसीलिए ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है। ये वाला बात यहाँ पे बताया जा रहा है। ये कंपैरिजन मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कोविड में आपको जो कोरोना वायरस था उसका शेप और इसका शेप सेम है, इसीलिए ये नाम यहां से अपना डिराइव किया था, ठीक है। फिर ये हमारा लास्ट स्लाइड का ही पार्ट है, रिवीजन के लिए हमने जो इतना देखा है डिटेल में तो उसको देख ले कि इवेंचुअली क्या है। तो फोटोस्फीयर के बारे में हमको क्या ध्यान देना है, तो डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन जो कि हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ये बस फोटोस्फीयर के बारे में जानना है, ठीक है। सन स्पॉट इसी पे होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्रोमोस्फीयर में क्या जानना है हमको कि आपको सो इन दिस लेयर एक्चुअली, हाँ ये आपको क्या होता है कि इसका बॉटम कम हॉट है और ऊपर में आपको ज्यादा हीट होते जाएगा, जो कि उल्टा है यहाँ पे। तो क्रोमोस्फीयर का ये बात है, ठीक है। ट्रांजिशन एब्रप्टली टेम्परेचर राइज करता है, और कोरोना में आपको 2-3 पार्ट है कि कोरोना आपको क्या है कि सेकेंड हॉटेस्ट पार्ट है आफ्टर कोर, ये पहला बात। और दूसरा कैन नॉट बी सीन टू द नेकेड आई, दूसरा। फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन स्टार्टिंग अबाउट, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे एंड करता है, जैसे मैंने बताया कि सैटर्न तक इसका इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करेगा, यूरेनस ये बियॉन्ड चलते जाता है, तो इसका अपर लिमिट नहीं है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट इसका ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन के नीचे क्या आता है, क्रोमोस्फीयर आता है, ठीक है। ये इवेंचुअली मैंने फोटो लिया था कि आपसे लास्ट में पूछूंगा कि बताओ आपको कौन सा इसमें लेयर होगा, लेकिन अब थोड़ा मैं थक चुका हूँ, इसीलिए अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा।
और हाँ, जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था, मेरा PRJ लाइव इंस्टाग्राम है। ये मैंने पहली बार बनाया है, मैं पता भी नहीं मुझे यूज़ क्या करना है, आप ही बताइएगा। अगर आप जाइए, आपको दिखता है हमें कोई भी फॉलोवर नहीं है, तो समझिएगा कि वो रियल अकाउंट है, फेक अकाउंट नहीं है। मैं उस पर अब धीरे धीरे उस पर चीज़ें डालना शुरू करूँगा। डेली क्विज आपको, या क्यूरियस बातें साइंस की वहाँ पे आपको मिलेंगी, और आपके PSC के हिसाब से भी जो काम की चीज़ें वहाँ पे मिलेंगे, तो उसको ज्वाइन करें और इसको फैलाएं। बिकॉज इवेंचुअली आपको PRJ लाइव पे सिर्फ काम की चीज़ें मिलेंगे, तो आपके दोस्त को भी अगर वो मिलता है तो इवेंचुअली उसके लिए भी भलाई होगा। और कम से कम इतना तो आपका दोस्त बोल ही सकता है, मतलब कि आप अगर A हैं, आप B को देते हैं, तो B कभी ये कंप्लेन नहीं करेगा कि A ने मुझे कुछ खराब चीज़ दिया है। इसीलिए शेयर करिए, क्योंकि मुझे ग्रो करना पड़ेगा और आप लोगों को अगर अचीव करना, आपको रीच आउट करना है तो ठीक है। तो चलिए, आप मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये थोड़ा हैवी हो गया मेरे लिए भी। आई होप आप इसमें से कुछ तो कुछ निकाल ही पाइएगा, और हम अगले क्लास में करेंगे आपको आदित्य L1 एग्जैक्टली जिस मैटर के लिए हमें ये पूरा सीरीज स्टार्ट किया है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।